Hello guys, welcome to RKIS. Today is our day 4. Okay, day 4 of solving 2024 क्वेश्चन पेपर. ओके, यहाँ पे मैं 8 दिन में, ठीक है, 8 दिन में पूरा 2024 का पेपर सॉल्व करूंगा फॉर आर 2025 प्रीलिम्स. ओके, सो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, बस देखना है वीडियो. ओके, और क्योंकि जो भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूपीएससी में एक टाइप का फॉर्म होता है, ठीक है, एक टाइप में रिपीट होता है. तो अगर ऐसे क्वेश्चन वापस रिपीट हो गए तो बेसिकली आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो. यही मेरा यहाँ पे मोटो है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, दैट इज 4 पैसेजेस एंड 6 प्रॉब्लम, दैट इज कॉन्ट्स प्लस रीजनिंग. ओके, टोटल 10 क्वेश्चंस करेंगे. आज डे 4 है, मतलब हमने 1 to 30 तक क्वेश्चन कर लिए. अभी 30 से लेके 39 तक क्वेश्चन हम लोग करेंगे. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो पहला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग. ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है. 100,000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg एंड 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर. ओके, देखो अगर अभी ये क्वेश्चन ना कुछ पढ़ाने जैसा नहीं है. अगर आता है तो आता है, हाँ, बट इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन वापस आ गया जो हर साल आता है तो आपको ये चीज़ें याद रखो. ठीक है, दैट इज 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाता है? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. ओके, देन 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg and 1 kg is equal to 1000 grams and 1 gram is equal to 1000 milligrams. ओके, देन इसके बाद और आता है हमारा, ओके, एरिया वाइज जाते हैं. 1 एकड़ इज इक्वल टू 4000 स्क्वायर मीटर. ओके, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 2.5 acres. ओके, देन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. यहाँ तक क्लियर है. एंड देन इसके बाद 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब. ओके, तो जैसे यहाँ पे 1000 इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, यहाँ पे तो डायरेक्टली आ गया. देन 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg. ठीक है, तो 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg. ओके, एंड 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg. ये याद रखिए, अगली बार ये पूछा जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. एंड 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो आंसर इज डी. ओके, तो ये कुछ टर्म्स है, ये लिख के ले लो, इन काम में आ जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम. ठीक है, इसको मैं रिवर्सिंग ऑफ डिजिट बोलता हूँ. इसको एक सॉल्व करने का एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको बता दूंगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. लेट एक्स बी अ 2 डिजिट नंबर. एक्स क्या है? 2 डिजिट नंबर है. एंड वाई बी अ 2 डिजिट नंबर. वाई बी अ 2 डिजिट नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्स. ओके, तो इफ एक्स प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर. अभी मुझे अज्यूम करना है कि एक्स 2 डिजिट नंबर है, मैं ए बी कर लेता हूँ. एंड बोल रहा है कि अनदर नंबर 2 डिजिट फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट. तो इंटरचेंज कर लेता हूँ, बी ए कर लेता हूँ. ठीक है, इफ एक्स प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, मतलब एक्स प्लस वाई करूंगा मैं. ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर आपके दिमाग में कौन सा आ रहा है बताओ मुझे? 99 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर. तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी ए अपॉन 99, क्योंकि 2 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट है. ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स. ओके, कि एक्स की पॉसिबल वैल्यू कितनी है. तो यहाँ पे मुझे ए बी प्लस बी ए कितना आना चाहिए, मुझे वो पता होना चाहिए. ठीक है, यहाँ से आप दे सकते हो कि बी और ए, यहाँ पे 9 आना चाहिए. तो बी की वैल्यू ऐसे कितनी वैल्यूज होगी जो मुझे 9 आ सकती है. ठीक है, एक तो इधर ऐसे जा सकते हो, अगर आपको समझो कि यहाँ पे 99 दे रखा है बट 9 नहीं देते तो क्या करते. तो देखो 10 ए बी प्लस बी ए, ओके, इज इक्वल टू कितना, ये 99 है. ठीक है, ए बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 ए प्लस बी. ओके, क्योंकि 2 डिजिट नंबर यूनिट और टेंस के लिए. और इसको मैं 10 बी प्लस ए इज इक्वल टू 99. अब बी को बी और ए को ए साथ में ले लो. ठीक है, अब देखो 11 ए प्लस 11 बी इज इक्वल टू 99. ओके, 99 को 11 को कॉमन निकाला, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू 99 अपॉन 11. तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 9.
तो मुझे ऐसे वैल्यूज चाहिए जो कि मुझे 9 आ सकती है। अब मुझे बताओ कि 9 ऐसे कितने वैल्यूज आ सकती है, बताओ मुझे। 1 + 8 9 आ जाएगी, देन इसके बाद 2 + 7, देन 3 + 6 एंड 4 + 5। ओके, कितने हो गए? 1 2 3 4। दिख रहा है यहाँ पे 4, ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 + 8 आएगी अगर यहाँ पे मैंने ए बी मैंने 1 8 लिया, अगली बार मैं वही ए बी 8 1 भी ले सकता हूँ ना, तो रिवर्स भी हो रही है। तो 8 और 1, देन यहाँ पे 7 और 2, देन यहाँ पे 6 और 3, एंड देन यहाँ पे 5 एंड 4। कितने वैल्यूज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आंसर इज 8 ईयर। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है एवरेज से लेके क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट लगती है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ इतना नहीं है। तो बोला यहाँ पे 6 बॉयज इज इक्वल टू वेट ऑफ 6 गर्ल्स। 6 बॉयज का वजन 7 गर्ल्स की जितना है, और वही वजन 3 मेंस के उतना है, और वही 4 वुमेन के इतना है। इतना है मतलब सबका एवरेज, सबका वजन सेम है। 6 गर्ल का उतना ही है जितना 6 बॉयज का उतना है जितना 7 गर्ल्स का है, और 7 गर्ल्स का उतना है जितना 3 मैन का, और 3 मैन का उतना है जितना 4 वुमेन का है। इफ द एवरेज वेट ऑफ वुमेन इज 63, वुमेन का एवरेज वेट 63 दे रखा है, देन व्हाट इज एवरेज वेट ऑफ बॉयज? तो एवरेज वेट ऑफ बॉयज क्या है? तो मुझे बताओ, वुमेन का 63 है, तो वुमेन का वेट यहाँ पे देखो, वुमेन का वेट 63 दे रखा है, और यहाँ पे बॉयज का वेट भी एवरेज सेम ही है। इसका मतलब कि जो बॉयज का वेट है वो भी 63 होगा क्या? नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकलिटी आती है। जैसे यहाँ पे बोला है कि एवरेज वेट ऑफ वुमेन इज 63, एवरेज वेट ऑफ बॉयज ऑफ 63 नहीं दे रखा है ना, एवरेज वेट ऑफ वुमेन इज 63। अगर वुमेन का वेट एवरेज 63 है, तो मेरे पास कितने वुमेन है? 4 वुमेन है, तो मेरे पास टोटल वेट कितना हो जाएगा? 63 × 4 हो जाएगा 252। तो यहाँ पे टोटल वेट कितना हो गया? 252। अब ये जो 252 वेट है, ये जो है वो 6 बॉयज का वेट है। ठीक है, यहाँ पे 6 बॉयज, तो 6 बॉयज का कितना एवरेज वेट आ रहा है? 252। अब इसको बस सिंपल है, 6 बॉयज का वेट कितना है? 252, देन एक बॉय का वेट कितना हो जाएगा? 252/6, दैट इज 6 4 = 24 एंड 6 2 = 12, दैट इज 42 kg। तो व्हाट इज एवरेज वेट ऑफ अ बॉय? 42 kg। सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हाउ मेनी टाइम द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM एंड 2 PM सेम डे। ठीक है, यहाँ पे बोला है कोइंसाइड। ठीक है, जैसे समझो कि ये क्लॉक है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, मतलब 10 बजे से लेके यहाँ पे मेरा 10 है। ठीक है, यहाँ से लेके कहाँ तक? 2 बजे तक, मतलब ये जो पूरा है ये यहाँ तक चला जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूला वगैरह सब भूल जाओ, एग्जाम में हो, आपके पास घड़ी है, घड़ी तो होगी ना आपके पास बस, और वो भी ये डिजिटल घड़ी चलती नहीं है यूपीएससी में। प्रॉपर आपको कांटे वाली घड़ी लगेगी, बस घुमा के देख लीजिए। घुमाने के बाद आपको पता चलेगा, आपको दिखेगा कि ये फर्स्ट टाइम मूव करेगा 10 एंड 11 के बीच में, सेकेंड टाइम मूव करेगा 11 और 1 के बीच में। ठीक है, एंड थर्ड टाइम मूव करेगा 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो कितने बार हो रहा है? 3 टाइम हो रहा है, तो आंसर इज ए। ठीक है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। इसको एक फॉर्मूला भी है, मैं आगे पढ़ा दूंगा। ठीक है, द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2025 सेम फॉर इजी क्वेश्चन। 2017 में सेम क्वेश्चन आया था कि रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। इसके लिए ना एक ट्रिक बताता हूँ, याद रख लो। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, ओके, जब भी लीप ईयर होगा, लीप ईयर 28 ईयर्स बाद रिपीट होगा। ओके, अगर लीप ईयर +1 होगा, एग्जाम्पल समझो कि 2020 था लीप ईयर, तो लीप ईयर +1 क्या होगा? 2021। ओके, तो कब रिपीट होगा? 6 ईयर बाद रिपीट होगा। एंड अगर लीप ईयर +2 और 3 होगा, मतलब कि 2022 या फिर 2023, ये लीप ईयर +1 और ये +2 और ये +3 हो गया, तो कब होगा? 11 ईयर्स बाद रिपीट होगा। ठीक है, 11 ईयर्स बाद। अब देखो, ये कौन सा ईयर है? 2025 मतलब 2024 इज लीप ईयर, सिंपल सी बात है। तो 2025 क्या है?
लीप ईयर +1 दैट इज 6 ईयर्स के बाद। तो बस सिंपल है, 2025 +6 कर लूँगा मैं, ये हो जाएगा 11, ये 3, ये 2031। आंसर क्या है 2031। दैट्स इट, हो गया आपका कैलेंडर। सिंपल था क्वेश्चन एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा कौन से, फिर उसके बाद हम लोग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये ना इवन ऑड वाला क्वेश्चन है, हर बार आता है, एवरी ईयर ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका है। आपको ना कुछ इवन ऑड की प्रॉपर्टीज याद करनी होगी, सिर्फ 3 प्रॉपर्टी। कौन सी 3 प्रॉपर्टी? इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड होगा, ओके, इवन माइनस ऑड हमेशा ऑड होगा, ओके, एंड देन ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड होगा। इसके अलावा कुछ भी ले लो, कुछ भी, इवन प्लस इवन, ऑड प्लस ऑड, और डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी ले लो, ये 3 प्रॉपर्टीज को छोड़ के सारे आंसर आपको इवन में मिलेंगे। ओके, तो बस क्या करना है, इवन कौन सा नंबर है 2, 4, 6, 8, एंड ऑड कौन सा नंबर है 1, 3, 5 और 7। ठीक है, ये इतने आपके इवन ऑड नंबर है। अब बस अब पढ़ो, लेट पी क्यू आर एंड एस बी द डिस्टिंक्ट पॉजिटिव। डिस्टिंक्ट पॉजिटिव मतलब क्या? डिस्टिंक्ट मतलब कि सब अलग अलग, मतलब P का जो नंबर होगा वो Q को नहीं मिलेगा, Q का नंबर होगा जो R को नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे मुझे P, Q, R और S 4 नंबर अलग अलग है। लेट पी क्यू बी ऑड, ऑड कौन सा है P एंड Q, ओके, एंड R एंड S क्या है, इवन है। बस सॉल्व करो। क्या पहली स्टेटमेंट? पहली स्टेटमेंट देखो क्या है, पहली स्टेटमेंट इज P माइनस आर स्क्वायर क्यू एस इज इवन। ढूंढो ये इवन है क्या। Q क्या है मेरे पास, बताओ मुझे। Q इज माई ऑड, ऑड माइनस आर क्या है, इवन है, स्क्वायर, ओके। देन Q क्या है मेरे पास, ऑड है, एंड S क्या है मेरा, इवन है, ओके। अब मुझे बताओ ऑड माइनस इवन, ऑड माइनस इवन, इवन माइनस ऑड हमेशा ऑड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड स्क्वायर आ गया, और इवन इंटू ऑड इवन आएगा। अब मुझे बताओ ऑड स्क्वायर का क्या आएगा, ऑड इंटू ऑड ऑड ही आएगा, और इंटू इवन, तो ऑड इंटू इवन क्या आएगा, इवन ही मिलेगा ना आपको। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, पहली स्टेटमेंट ट्रू आ गई। चलो अब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। Q माइनस एस अगेन Q स्क्वायर इज इवन। अब देखो Q क्या है, ऑड है, S क्या है, इवन है, और Q क्या है, ऑड स्क्वायर। तो इवन माइनस ऑड बताओ क्या हो गया यहाँ पे, इवन माइनस ऑड हमेशा ऑड आएगा, ऑड स्क्वायर का ऑड आएगा, इंटू ऑड, तो हमेशा ये ऑड ही रहेगा। तो ये बताओ मुझे ये इवन है क्या, ठीक है। अच्छा इंटू एस भी है ना, मैंने एस नहीं लिया, इंटू एस क्या है मेरा, इवन है, इंटू इवन, तो ऑड इंटू इवन क्या आएगा, इवन आएगा। तो यस दिस इज ट्रू, ओके, मैंने एस नहीं लिया था, विच इज इवन। तो पूरा डायनामिक चेंज हो गया, यहाँ पे क्लियर है, सेकंड भी क्लियर हो गया। अब थर्ड देखते हैं, Q प्लस आर स्क्वायर P प्लस एस इज ऑड। Q क्या है मेरा, ऑड, प्लस आर इवन, सही बात है, स्क्वायर। P क्या है मेरे पास, P इज ऑड एंड S इज इवन, ठीक है। इवन प्लस ऑड बताओ मुझे, इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड मिलेगा, और ऑड का स्क्वायर हो गया, ओके। इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड मिलेगा, ऑड का स्क्वायर मिला, ठीक है, ऑड मिल गया। देन ऑड स्क्वायर का क्या, ऑड रहेगा, ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड ही रहेगा। प्रॉपर्टी देखो, बस इसी प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग पूरा खेल रहे हैं, तो ये हमेशा ऑड रहेगा। तो आंसर इज डी, 1, 2, 3। सिंपल था, कुछ नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग है, बट अरे आपको इसके 2.5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो क्यों ना टाइम कंज्यूमिंग रहे, बताओ मुझे। सिंपल था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अजम्पशन का सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैसेज अजम्पशन, द हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ आर इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक्सट्रीम वर्ड हो गया कि इनएविटेबल हो गया, ये इनएविटेबल इज एक्सट्रीम, तो मुझे पता नहीं कि क्या हो सकता है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, इसको वैसे ही रखूँगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ने पे मुझे पता लग जाएगा। देन सेकेंड क्या है, द एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ लाइकली टू बी ओवरलुक्ड इज दैट साइंस इज वॉट मैन हैज मेड इट। ये काफ़ी जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। ये एक्सट्रीम है क्योंकि इनएविटेबल बोला है, मतलब उसको तुम क्या बोलते हैं इनएविटेबल को, कि ऐसा नहीं कि तुम उसको नज़रअंदाज ही कर सकते हो, ठीक है। वो इनएविटेबल है, वो होके ही रहेगा, ओके। द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड।
In this striking epigram, a 19th century writer links science with its background. Like most epigram, its power lies in emphasizing by contrast an aspect of truth which may be easily overlooked. In this case, it is easy to overlook the relation between science and mankind and to treat the former as abstract third party. Former कौन सा science, which can sometimes be praised for its beneficial influence but frequently as conveniently blamed for horrors of war. देखो यहाँ पे बोला है कि ब्लेम किया गया है साइंस पे, ओके, और यहाँ पे बोल रहे कि इनएविटेबल है, तो ये तो गलत ही हो गया, तो ये अज्यूम ही नहीं कर सकते, तो ये हट गया, ये हट गया. साइंस एंड मैनकाइंड कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एज मैन्स कन्वीनियंस येट वी हैव, चलो ये इतना जरूरी नहीं है. द एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ लाइकली टू बी ओवरलुक्ड इज साइंस इज व्हाट मैन मेड इट. सो सेकंड इज ट्रू. ओके, क्लियर है. चलो आगे बढ़ते. When we meet each other, when we meet other people while we travel, we are learn to differentiate between imagination and understanding, communities and nationalities, local values and universal values, friends and foes. ठीक है. अब देखो यहाँ पे ना 4 फैक्ट दे रखे हैं. इसके लिए मुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा. अब मुझे पता नहीं है ना कि आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, बट ट्रैवल करने से रिलेटेड इमेजिनेशन और अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है. लोकल एंड यूनिवर्सल वैल्यूज तो सभी तो सही जा रहे हैं, तो चलो एक बार पढ़ना पड़ेगा. Only with long experience and opening of his wares of many on a beach where the language is not spoken, will the merchant come to know the worth of what he carries and what is parochial and what is universal in choice. Okay, such delicate goods are justice, love and honor, courtesy, and indeed all things we carry are valid everywhere, but we are variously molded and often differently handled and sometimes nearly unrecognizable. If we meet them in a foreign land, and the art of learning fundamental common values is perhaps the greatest pain of travel to those who wish to live to ease with their fellows. फ्रेंड एंड फोर्स तो चला गया, वैल्यूज़ की बात भी नहीं हो रही यहाँ पे, इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड भी नहीं कुछ है. तो ऐसा क्या है यहाँ पे, बताओ मुझे. सही बात है, कम्युनिटीज एंड नेशनल वैल्यूज़ की भी बात नहीं हो रही है ना यहाँ पे, तो सिंपल है, लोकल वैल्यूज एंड यूनिवर्सल वैल्यूज़ की बात हो रही है. ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, ठीक है. व्हाट इज पैरोशियल एंड व्हाट इज यूनिवर्सल इन चॉइस. सिंपल था ये क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं, ठीक है. अजम्पशन बोला है. ट्रैवल लीड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन. हो सकता है, नहीं हो सकता है. ट्रैवल हेल्प दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज. अब मुझे बताओ, ट्रैवल विश टू हेल्प दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज. ओके, एंड A person with long experience in travel can resolve differences among people. ये तो चीज़ कहीं पे बोली ही नहीं गई है ना. मुझे बताओ, पूरे पैराग्राफ में ये चीज़ कहीं पे नहीं बोली है कि जो ट्रैवल का एक्सपीरियंस जिसको ज़्यादा है वो अच्छे से रिजॉल्व कर सकता है डिफरेंसेस. तो 3 को हटा दो. अगर 3 को हटा दिया तो ए ही बच गया ना. और यहाँ पे देखो, फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज, कौन से पैरोशियल है कौन से यूनिवर्सल है, कॉमन वैल्यूज वो जान सकता है, ठीक है. और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस तो उसकी वजह से आ ही जाएगा. तो 1 और 2 क्या है, एप्लीकेशन है. ओके, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ये भी हट गया सी, तो आंसर इज ए. सिंपल था. तो चलो लास्ट के कुछ क्वेश्चन है, देखते. विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, क्वेश्चन नंबर 41 कर रहे हैं अभी हम लोग. हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल. इन कन्वेंशनल क्लास लर्निंग द सेंट्रल गोल इज ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग रादर देन अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी. हो सकता है, क्योंकि कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं. कन्वेंशनल क्लास एनकरेज वन साइज फिट ऑल अप्रोच एंड स्टैम्प्स आउट ऑल डिफरेंशिएशन. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे जो कन्वेंशनल क्लासरूम है उसकी बात हो रही है. चलो पढ़ते एक बार. कन्वेंशनल क्लासरूम बाय एम्फसाइजिंग फिक्स्ड ड्यूरेशन और लर्निंग इफेक्टिव डिजाइन देमसेल्फ टू द वेरिएबल आउटकम. द ट्रेनेरी ऑफ द क्लास इज दैट एवरी लर्नर इज सब्जेक्टेड टू द सेम सेट ऑफ लेक्चर्स इन द सेम वे फॉर द सेम ड्यूरेशन. ओके, यहाँ पे देखो, वन साइज फिट ऑल. In the end, few learners shine, some survive, and other rest behind. After the duration, the classroom model moves on, which not on though spared for those who left behind. This is how we end up 10% employability in our graduation after a decade and a half of formal education. Repeating the same ineffective script in the realm of a skilled education will not produce different result. ठीक है, यहाँ पे क्रिटिसाइज किया कन्वेंशनल को. देखो, सेंट्रल गोल इज द ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग रादर देन अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी. ठीक है, यहाँ पे ऐसा बोला नहीं गया, बट ये इन्फ्रेंस हम लोग निकाल सकते हैं. तो 1
हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। देखो क्या होता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस के वैल्यू ना आंसर ना सिर्फ यूपीएससी ही दे सकता है, ठीक है। तो मुझे लग नहीं रहा है कि फर्स्ट राइट है, ओके, बट राइट हो भी सकता है। कन्वेंशनल क्लासरूम एनकरेज वन साइज फिट ऑल अप्रोच टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये तो ट्रू है, दिस इज ट्रू, तो सेकंड तो है ही, तो आंसर बी और सी में से हो सकता है। मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बी और सी ही होगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे तो लग रहा है बी है, बट मोस्ट ऑफ द क्लासेस ने सी आंसर दे रखा है, बट मैं तो बी के साथ जाऊंगा क्योंकि फर्स्ट जो मुझे इतना लग नहीं रहा है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, assumption, a large number of workers in our country are employed in the unorganized sector. India does not need to change its present conventional system of the education. ये तो नहीं होना चाहिए, मुझे बताओ, ये तो होना ही चाहिए, तो इसके खिलाफ बोल रहा है, तो ये अज्यूम कैसे करेंगे। इवन इन प्रेजेंट कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंडिया प्रोड्यूस इफिशिएंट नंबर ऑफ स्किल्ड लेबर टू फुल्ली रियलाइज डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखो ये सारी चीज़ें तो बात कर ही नहीं है, तो आंसर तो सिंपल डी है। यहाँ पे बस एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया हुआ है, ठीक है। ये स्किल्ड वर्कर और डेमोग्राफिक डिविडेंड की फुल्ली रियलाइज कर रहा है, ये सारी बातें हुई नहीं है, तो उसको सिंपली इग्नोर करेंगे। ओके गाइस, तो ये था हमारी आज का डे 4 का था। ओके, कल हम लोग डे 5 अपलोड करेंगे। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे ओके यूपीएससी का 50 डे स्ट्रैटेजी भी अपलोड कर चुका हूँ, वो एक बार देख लीजिए। सीसैट के लिए आज वीडियो आ जाएगी, आप वो भी देख सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय एवरीवन, जय हिंद।